What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हमारे पास बचा है एक लास्ट चैप्टर जो कि है कंपैरेटिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स। यानी इसके अंदर हम लोग इंडिया को चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसीज से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कैसे चाइना हमारे से बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान हमारे से काफ़ी पीछे रह गया, जबकि तीनों ही देश ने अपना डेवलपमेंट पाथ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू किया था। तो ऐसा चाइना ने क्या खास किया, इंडिया क्यों बीच में रह गया और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया, वो सब हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, आइए समझना शुरू करते हैं और इंडियन इकोनॉमी समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बच्चे, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हम इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की पॉलिसीज, इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये सब ऑलरेडी हम पूरी की पूरी शुरू के 8 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में दोबारा से इंडियन पॉलिसीज की बात नहीं करी गई। इंडिया की पॉलिसीज ऑलरेडी आप जानते हो, तो मेनली हम पाकिस्तान और चाइना की पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं। एक इंट्रोडक्शन है, वो क्या है कि इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों ने अपना डेवलपमेंट पाथ सेम टाइम पे शुरू किया था, तीनों ही लगभग सेम समय पे शुरू हुए थे। इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस 1947 है। हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त पे मनाता है। बात तो एक ही है भाई, एक ही घर के दो बच्चे अलग अलग हो गए, है ना, तो वही वाली बात है। उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब स्टैब्लिश हुआ? 1949 में। अब देखो, चाइना भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वो भी बहुत समय से चलती आ रही थी, लेकिन एक प्रॉपर कंट्री के फॉर्म में स्टैब्लिश होना और प्रॉपर रूल्स के साथ ग्रो करना, उनका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1949। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान 47 में, चाइना बना 1949 में। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो पहला 5 ईयर प्लान इंडिया कब लेके आ गया? 1951 में। चाइना कब लेके आया? 53 में। और पाकिस्तान कब लेके आया? 56 में। आगे लिखा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की काफी सारी सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी और 1980s तक तीनों ही कंट्री के सिमिलर ग्रोथ रेट भी थे। अगर देखा जाए तो बहुत सिमिलर स्ट्रैटेजीज चली और 1980 तक काफी सिमिलर ग्रोथ रेट, बट उसके बाद जो चाइना ने रफ्तार पकड़ी है ना, वो बहुत तेज है, बहुत आगे निकल गया। और पाकिस्तान में कुछ इश्यूज की वजह से, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आर्मी रूल है बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, पैसा नहीं है उनके पास, तो लोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इंस्टेबिलिटी कह लो, है ना, उसके साथ साथ आर्मी रूल कह लो या पैसा ना होना कह लो, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान इज फॉलोइंग इट्स 12th 5 ईयर प्लान, चाइना अपने 14th 5 ईयर प्लान में आ चुका है। अब सबसे पहले हम चाइना से शुरू करते हैं बच्चों पढ़ना। ठीक है, कि चाइना क्या है, कब डेवलप हुआ, किस तरीके से चला, क्या पॉलिसीज थी, सब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। उसके बाद ये पीआरसी शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, उसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीआरसी का क्या मतलब है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कब स्टैब्लिश हुआ? 1949 में। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। ठीक है सर, ये थर्ड लार्जेस्ट कैसे? बेटा एरिया वाइज बात कर रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एरिया इसका 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जो मोस्ट लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है वो साइनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करती है, साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली, एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो आप जानते ही हो, प्राउडली इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, चाइना दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, चाइना की पॉलिसीज की बच्चों अगर हम बात करें तो चाइना की कुछ फेमस पॉलिसीज हैं, जिसमें सबसे पहली पॉलिसी आती है द जीएलएफ कैंपेन। सर जीएलएफ का क्या मतलब है? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। नाम में ही पहचान है इस कैंपेन की। ग्रेट का मतलब महान, लीप का मतलब छलांग लगाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ।
तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है ये एक कैंपेन है जो माओ ने शुरू करी थी। माओ कौन है? एक बहुत पॉपुलर चाइनीज लीडर हुए हैं जिनका नाम है माओ जेडोंग। आप खाली माओ भी लिखो एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। तो माओ ने क्या करा, माओ ने बोला भाई देखो अगर आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर करता था लेकिन वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की फर्टिलिटी ऑफ लैंड इतनी बढ़िया नहीं थी एग्रीकल्चर के लिए। माओ को समझ में आ गया, माओ ने बोला भाई देखो ऐसा है, एग्रीकल्चर से बाहर निकलो, इंडस्ट्री पे चलो, हर घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। माओ ने अप्रिशिएट करा अपने लोगों को, एनकरेज करा अपने लोगों को कि भैया अगर फार्मिंग करनी है तो कलेक्टिव फार्मिंग करो, इंडिविजुअल फार्मिंग बंद कर दो, अकेले अकेले फार्मिंग बंद कर दो। हम क्या करेंगे, सपोज 10 किसान हैं, 10 जमीनें हैं, इन सबको कलेक्टिवली एक बना देंगे, 10 के 10 इस पे काम करो, इसको बोलेंगे एक कॉम्यून। तो कॉम्यून का मतलब है कि कम्युनिटी फार्मिंग होगी, अकेले फार्मिंग नहीं होगी। तो पहली बात उसने फार्मिंग को इंडिविजुअल से कम्युनिटी फार्मिंग में कन्वर्ट करा। इसको कौन सा कैंपेन बोला गया? जीएलएफ में पहली चीज। दूसरी, हर घर के बैकयार्ड में क्या लगेगी? इंडस्ट्री लगाएगी, प्रोडक्शन करो, जो सामान बना सकते हो बनाओ। तो इतना बल्क प्रोडक्शन होने लग गया बच्चों, क्योंकि जनसंख्या तो वहां भी बहुत है, हर घर में प्रोडक्शन, हर घर में प्रोडक्शन, इतना बल्क प्रोडक्शन हो गया कि चाइना पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने लगा सामान। तो जीएलएफ कैंपेन ने इतनी तेजी पकड़ी, एग्रीकल्चर भी बेटर होता चला गया, 26,000 कॉम्यून बने उनके। 26,000 कॉम्यून का मतलब 26,000 ग्रुप्स ऑफ पीपल बने जो एक साथ मिलकर कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे थे। तो पूरे चाइना में 26,000 कॉम्यून बन गए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई, जिससे बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिला। देखो क्या लिखा हुआ है, GLF campaign was initiated by Mao in 1958 to modernize the Chinese economy. Under this program, people were encouraged, क्यों? इंडस्ट्री लगाओ अपने बैकयार्ड में। रूरल एरियाज में कम्यून सिस्टम स्टार्ट करा गया, यानी कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करी गई और लोगों को बोला गया कि एक साथ कल्टीवेट करो लैंड को। 26,000 कम्यून बनाए गए। लेकिन जीएलएफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिली। जीएलएफ मतलब यही ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आप फुल फॉर्म यूज करना। जीएलएफ में बच्चों काफी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली, जैसे कि एक बार बहुत बड़ा वहां पे ड्रॉट आया, बहुत बड़ा सूखा पड़ा वहां पे, जिस वजह से काफी जनसंख्या मर गई, खाने को नहीं मिला उनको उस टाइम पे और कोई अरेंजमेंट्स भी नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉट आया जिसमें 30 मिलियन लोग मर गए थे। और दूसरी बात क्या हुआ, चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन में रशिया हेल्प कर रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा था? रशिया, कि ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे इंडस्ट्रीज लगाने में, आपको सिखाएंगे, काम कराएंगे। तो चाइना के थोड़े से डिस्प्यूट हो गए रशिया के साथ, तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स भी विड्रॉ कर लिए कि हम तो इनको नहीं सिखाएंगे, हटाओ। तो बहुत सारी इस तरीके के इश्यूज रहे। व्हेन रशिया हैज कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, it withdraw its professionals who were helping them in the industrialization process। तो ये सब बच्चों जी जीएलएफ कैंपेन में आप लिख दोगे। तो चाइना की पहली पॉलिसी जीएलएफ। दूसरी है द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। सर क्या है? द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें भी नाम में ही है, द ग्रेट यानी महान, प्रोलिटेरियल यानी कि जो चाइना का कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर को अपने साथ लेके चलना चाहता था माओ। देखो माओ ना एक तरीके से हिटलर जैसी सोच का इंसान था। अब हिटलर जैसा ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता था, लेकिन काफी सिमिलर माइंडसेट का इंसान था। वो चाहता था कि मैं जो बोलूं लोग वो करें, मेरी एक आर्मी होनी चाहिए। तो वो क्या करता था, वो चाइना का जो यूथ है उनको एकदम, जैसे कुछ लीडर्स होते हैं ना जो अपनी स्पीच से लोगों को एकदम मोह लेते हैं, लोग उनकी बात मानने लगते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि एग्रेसिव हो जाओ तो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो लोगों को बोले शांत हो जाए तो शांत हो जाते हैं। तो इस तरीके का था। तो उसने अपनी एक बहुत लॉयल फॉलोइंग बना ली थी और वो लॉयल फॉलोइंग उसको 100% फॉलो करती थी, जैसे बोलता था वैसे करती थी। तो कहीं ना कहीं वो खुद की एक आर्मी डेवलप कर रहा था और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता था, ठीक है। अब वो करता क्या था कि चाइना में जो यूथ है उसको भेजता था सीख के आने के लिए कि जाओ कंट्री साइड में जाओ, यही रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे आपको सिखाएंगे। लेकिन वही हुआ बाद में कि वो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो रशिया ने अपने एक्सपर्ट्स जो है वो विड्रॉ कर लिए। तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन 1956 माओ जेडोंग इंट्रोड्यूस्ड द GPCR। GPCR क्या है बच्चों? अब देखो यहाँ पे ना डेट थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, 1965।
56 नहीं, ये है 65, यहाँ सही है, ये देखो लिखा है ना, ये सही है। 1965 में माओ लेके आया द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। आप लोग प्लीज बच्चों फुल फॉर्म यूज करना। इसके अंदर स्टूडेंट्स को, बेसिकली यंग ब्लड को, प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था कि काम करो और सीखो कंट्री साइड से, है ना। इसका मतलब, इसका जो पर्पस था वो यही था कि जो रिसेशन चल रहा है, जो काम नहीं है लोगों के पास या पैसा नहीं है, वो आ जाए, लोग सीख जाए, स्किलफुल हो जाए, तो रिसेशन साइकिल को कम करना था, ठीक है। तो माओ जो था वो अपना माओइज्म, succeed in imposing Maoism as the dominant ideology governing the development path of Chinese economy। वो बोलते हैं ना, अपना परचम लहराना चाहता था। माओ चाहता था बस जो मैं कहूं वो हो जाए, लोग बस मुझे ही फॉलो करें। तो इस रेवोल्यूशन के थ्रू माओ का प्रयास यही था कि एक तो वो यूथ को अट्रैक्ट कर पाए, यूथ को भेजे वो ज्यादा से ज्यादा काम सीखने के लिए, और जैसा वो चाहे वैसा चल पाए। तो उसको बोला जाता है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। उसके बाद बच्चों चाइना में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमारे यहाँ पे आए ना 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वहां पे भी रिफॉर्म्स आए। लेकिन चाइना में जो रिफॉर्म्स आए बच्चों, वो दो फेसेस में आए, एक बारी में नहीं आए सारे, दो फेसेस में आए। पहले फेस में कहां पे आए थे ये ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो पहले फेस में जब रिफॉर्म्स आए, अच्छा आए कब थे, 1978 में सबसे पहले चाइना ले आया था, है ना। हमारे देश में 1991 में आए थे, 1978 में आ गए थे चाइना में। और एक बात और है ध्यान से समझने वाली कि चाइना अपने रिफॉर्म्स खुद ही लेके आ गया था। इंडिया ने तो आउट ऑफ बर्डन लिए थे ना रिफॉर्म्स, कि भैया लोन चाहिए तो रिफॉर्म्स लेके आओ, बदलो अपनी इकोनॉमी का सिस्टम, तभी पैसा मिलेगा। तो इंडिया में जो रिफॉर्म्स आए थे वो आउट ऑफ बर्डन आए थे, चाइना तो खुद ही ले आया था रिफॉर्म्स, ठीक है। और दो फेसेस में, पहले फेस में एग्रीकल्चर में बदलाव लेके आए, फॉरेन ट्रेड में बदलाव लेके आए, इन्वेस्टमेंट में बदलाव लेके आए, और दूसरे फेस में इंडस्ट्री सेक्टर में आए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंडस्ट्री में पहले फेस में नहीं आए थे, सेकंड फेस में आए थे। अब हुआ क्या था यहाँ पे, जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन कर सकती हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस हैं उनको भी क्या फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ओपन डोर पॉलिसी आ गई थी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, बाहर से ज्यादा लोग आ पाए चाइना के अंदर, पैसा लेके आ पाए। तो ओपन डोर पॉलिसी भी चाइना लेके आया। इसके बाद आता है बच्चों डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। तीन पॉलिसी समझ गए उसकी, पहली जीएलएफ, दूसरी ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, तीसरे रिफॉर्म्स आ गए, चौथा डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। डुअल प्राइसिंग पॉलिसी में क्या था बच्चों, चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ सेलेक्टिव आइटम्स रखे जिनको बोला कि इनका प्राइस और इनकी क्वांटिटी हम सेट करेंगे, कि कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस पे ये बिकने चाहिए, ये हम सेट करेंगे, और बाकी जो है वो मार्केट प्राइस से सेट हो सकता है। तो प्राइसेस दो तरीके से डिसाइड हो रहे थे, कुछ गवर्नमेंट कर रही थी, कुछ खुद हो रहे थे, उसको डुअल प्राइसिंग बोला गया। डुअल प्राइसिंग पॉलिसी मींस फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बाय और सेल करना है फिक्स क्वांटिटी और आउटपुट, प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट पे। तो फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए सरकार फिक्स कर रही थी, जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं वो मार्केट प्राइस पे हो सकते थे। लास्ट आता है बच्चों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली वो एरियाज मार्क करे जाते हैं जिनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है, कि ठीक है भाई आप इस एरिया में अगर फैक्ट्री लगाओगे, प्रोडक्शन करोगे, इस एरिया में अगर बिजनेस लगाओगे तो आपको गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट्स देगी। जैसे हमारे देश में बैंगलोर को ग्रो करने के लिए हुआ था कि भैया इस एरिया में बिजनेस लगाओ, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्सेशन में छूट मिलेगी। तो ऐसे एरियाज को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिनको गवर्नमेंट आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो बच्चों देखो 5 चीजें मेनली हमने पढ़ ली। सबसे पहला क्या आया हमारे पास, जीएलएफ कैंपेन, देन ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, देन रिफॉर्म्स, फिर डुअल प्राइसिंग और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसके बाद हमारे पास अब पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। पाकिस्तान जैसे पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पाकिस्तान को क्या बोला जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसका इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक वॉर और हुआ यहाँ पे 1971 में। तो 1971 में एक सिविल वॉर हुआ
जिसमें हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन, ये बहुत बढ़िया जूट प्रोड्यूसिंग रीजन था, जूट बनता था यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये रीजन अलग हो गया जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो पहले तो ये अपना इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 मानते हैं, उसके साथ 1971 में एक वॉर और हुआ जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया बच्चों, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, बिल्कुल ही धीरे धीरे ग्रो कर रही है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपोर्ट वगैरह बहुत कम करते हैं, ना के बराबर एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, पर बाकी बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। दूसरा मिलिट्री रूल है, आर्मी का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है पाकिस्तान के अंदर, मिलिट्री रूल चलता है। तीसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट इनस्टेबल है। इस बात का आप यहीं से अंदाजा लगा लो बच्चों कि एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं करा, पहले ही सरकार गिर जाती है। एक भी, इतने साल हो गए हैं देखो, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो लगातार 5 साल तक गद्दी पे बैठा हो, पहले ही गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे। तो पाकिस्तान में 3 चीजें ध्यान रखना, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, मिलिट्री रूल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। थोड़ी सी चीजें और पाकिस्तान के बारे में, 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे तेज है। अगर हम बात करें ना इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, तो सबसे तेज जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? पाकिस्तान की। आगे दिखाऊंगा आपको अभी। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वहां पे भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है जैसे इंडिया में चलता है ना। उसके बाद 1950 और 1960 में पाकिस्तान ने काफी सारी पॉलिसीज लेके आए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी वो लेके आए। सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब सेम इंडिया जैसा? हाँ, बहुत सिमिलर पॉलिसीज कि हम भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी इंपोर्ट होता है वो अपने देश में बनाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी पॉलिसीज थी। तो पाकिस्तान की बच्चों अगर हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो सबसे पहली पॉलिसी ध्यान रखना क्या होगी? फोकस ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इनका फोकस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे रहा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ये लोग भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। इसका मतलब इन्होंने भी HYV सीड्स को यूटिलाइज करा एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे फोकस करा, यानी सरकार ने रोल निभाया ग्रोथ का कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1970 में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करा गया, यानी कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज सरकार ने अपने हाथ में ले ली कि ठीक है, जितनी भी वो इंडस्ट्रीज जो और मशीनें बनाती हैं उनको कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो हम खुद कंट्रोल करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि ये हम कर नहीं पाएंगे, तो अर्ली 1970s में नेशनलिज्म करा गया और लेट 1970s में डी नेशनलाइज कर दी गई। लिखा हुआ है लेट 1970s में देयर वाज अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हेन इट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन। तो अर्ली 1970 में सरकार को लगा हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन लेट 1970s में लगा कि नहीं भाई, हो नहीं पाएगा हमसे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद बच्चों लेट 1970s में पाकिस्तान को सपोर्ट भी मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा मिला थोड़ा सा, क्योंकि इनके पास खुद का बहुत बड़ा बिजनेस कोई ऐसा नहीं है, तो ये लोग बाहर से आने वाले पैसे पे ही डिपेंडेंट है। वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट मिल रहा है, रेमिटेंस आ रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, और 1988 में रिफॉर्म्स चालू हो गए। देखो 78 में रिफॉर्म्स चाइना लेके आया, 88 में पाकिस्तान भी आउट ऑफ बर्डन लेके आया था, पैसे की जरूरत थी, लोन की जरूरत थी, तो इसको इकोनॉमी में चेंजेस करने पड़े। इंडिया कब लाया? 1991 में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहे हैं बच्चों डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ये एग्जाम में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावधान इंडिया सवाल लिख लो इस पे, सावधान इंडिया सवाल। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बात करें बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं। सर क्या डेटा याद करना है? नहीं बच्चों, डेटा नहीं याद करना, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि किस देश में क्या चीज सबसे ज्यादा है और किस देश में क्या चीज सबसे कम है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, 2017-18 की बात कर रहा है बच्चों। अगर आपको एग्जाम में लेटेस्ट टेबल दिया हुआ तो उसको देख के आपको एक्सप्लेन करना है। 17-18 में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में थी, फिर इंडिया में, और फिर पाकिस्तान में तो छोटी सी पॉपुलेशन थी। तो इस डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलस चाइना,
फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। आज की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलस इंडिया, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, ठीक है। फिर आता है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन कहां पे बढ़ रही है, तो ध्यान रखना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 2.05%। फिर इंडिया में और फिर चाइना में। सर चाइना में इतना स्लो क्यों हुआ है? क्योंकि चाइना बच्चों इस तरीके की पॉलिसीज लाया था, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी, एक ही बच्चा अलाउड है ना। तो चाइना की पॉलिसीज की वजह से इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम हो गई है। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, देन इंडिया, देन चाइना। देन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। यानी कि कौन से देश में ज्यादा जगह में कम लोग रहते हैं या कौन से देश में ज्यादा जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। तो देखो बच्चों, इंडिया में एक स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है। चाइना में 148, क्यों? क्योंकि चाइना के पास एरिया बहुत बड़ा है, जमीन ज्यादा है, जनसंख्या है लेकिन जमीन भी ज्यादा है। मैप में देखना आप, चाइना बहुत बड़ा दिखाई देगा, इंडिया थोड़ा छोटा दिखाई देगा। तो इंडिया में एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग, चाइना में इतने, और पाकिस्तान में भी काफी रहते हैं। सेक्स रेशो की बात करें बच्चों, तो इंडिया का सेक्स रेशो सबसे खराब है, सबसे स्क्यूड है, मोस्ट स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ, सबसे ज्यादा खराब इंडिया में। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 मेल के कंपैरेटिवली कितनी फीमेल? देखो इंडिया में 924 सबसे कम, चाइना में 949, पाकिस्तान में 943। क्योंकि बहुत शर्म की बात है ये इंडिया के लिए कि वो लोग लड़की, आज भी अगर किसी घर में बच्ची पैदा होती है तो वो खुश नहीं होते, ऐसे नालायक लोग होते हैं। बिल्कुल, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं तो मैं वो शब्द नहीं बोल सकता जो मेरे दिमाग में आते हैं ऐसे लोगों के लिए, बट इस माइंडसेट से ऊपर उठने की जरूरत है हमारी सोसाइटी को। कोई फर्क नहीं है। तो ये जो स्क्यूनेस दिख रही है ना, आज की जनरेशन बहुत समझदार है, तो सेम होनी चाहिए, स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है ये नहीं होना चाहिए, सही रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इंडिया में सबसे कम है, देन चाइना एंड देन पाकिस्तान। तो सबसे अच्छा जो हमारा सेक्स रेशो है वो चाइना में ही है। इसके बाद फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है बच्चों की एक ना फर्टाइल एज होती है विमेन की, कि इस एज में विमेन कैन गेट प्रेग्नेंट, या इस एज में अ विमेन कैन रिप्रोड्यूस, राइट। तो उस फर्टाइल एज में एवरेज बेसिस पे एक विमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसको हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अब जो पाकिस्तान है उसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे तेज है, तो वहां पे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑफ कोर्स। तो एक विमेन का फर्टिलिटी रेट देखो पाकिस्तान में सबसे हाई है, 3.6। अब सर पॉइंट्स में कैसे आ सकता है, बच्चे या 3 होंगे या 4 होंगे? बेटा ये डिवाइड करा गया है ना जनसंख्या से, तो ध्यान रखो वो पॉइंट में नंबर है, आप एवरेज मान के चलो कि 3 से 4 बच्चे पर विमेन पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में 2.2 और चाइना में 1.7, क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो सबसे कम फर्टिलिटी रेट चाइना में ही है। अर्बनाइजेशन का मतलब बच्चों कि कितना देश अर्बनाइज हो चुका है, अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो चुका है। तो चाइना बहुत अर्बनाइज हो गया है, लगभग 60%, इंडिया अभी 34% और पाकिस्तान अभी 37%, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा किस में है। तो आप देखो बच्चों, आपको ये डेटा नहीं याद करना, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर पे कौन कौन जीत रहा है। जैसे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, इस हिसाब से चाइना इज द विनर। एनुअल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है जनसंख्या की। डेंसिटी यानी सबसे ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे कहां पे रहते हैं, 455 भारत देश में। सेक्स रेशो के मामले में चाइना बेस्ट है। फर्टिलिटी रेट के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है। अर्बनाइजेशन के मामले में चाइना सबसे आगे है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, बढ़िया सर। अब आ रहा है ग्रोथ इंडिकेटर्स। ग्रोथ इंडिकेटर्स का मतलब कि कौन सा देश कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप ग्रोथ की बात करोगे बच्चों तो आप देखोगे चाइना और पाकिस्तान दोनों की ही ग्रोथ कम हुई है, इनकी पुअर पॉलिसीज की वजह से। चाइना देखो 1980 में 10.3% से ग्रो कर रहा था एनुअली, लेकिन अभी 6.8% पे आगे टिक गया है। इंडिया 5.7 से 7.3, तो इंडिया की ग्रोथ रेट में काफी बढ़ोतरी आई है। अच्छी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आया है बहुत सारी चीज़ों में, इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। वहीं पाकिस्तान में भी ग्रोथ कम हुई है।
तो ये भी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि चाइना की पॉलिसीज की वजह से और पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से इनकी ग्रोथ रेट कम है, वहीं इंडिया की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है बेटर पॉलिसीज की वजह से। देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग 80 से 90 चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 10.3% था, जो 6.8 पे गिर गया। पाकिस्तान का 6.3 से 5.3 हो गया रिफॉर्म प्रोसेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और इंडिया 5.7 से 7.3 पे आ गया अच्छी पॉलिसीज की वजह से। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये होता है बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टर वाइज बताओ सर कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें इस बात पे ध्यान देना है तरक्की उस देश की होती है जिसमें अगर लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा है तो एग्रीकल्चर में ही प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में उल्टा है, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में है लेकिन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में सबसे कम है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। क्यों? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोग लगे तो हुए एग्रीकल्चर में लेकिन उतना प्रोडक्शन, भाई जमीन की तो एक सीमा है ना, एक लैंड से इतना ही आउटपुट जनरेट हो सकता है, चाहे 2 किसान लग जाओ चाहे 20 लग जाओ उस जमीन पे। तो ये हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, चेक करो एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो इंडिया में 43% लोग हैं एग्रीकल्चर में, है ना। देखो ये एग्रीकल्चर है, जबकि कंट्रीब्यूशन ग्रॉस वैल्यू एडिड में सिर्फ 16% है एग्रीकल्चर का। तो गलत बात हो गई ना, ये इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी कंट्रीब्यूशन सबसे कम। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से 54%, जबकि देखो लोग कितने कम है सर्विस सेक्टर में 32%। तो ये जो मिस मैनेजमेंट है ना, लोगों को पता ही नहीं है कहां से चीजें होनी है, और गवर्नमेंट की भी ये गलत प्लानिंग है, डेफिशिएंट प्लानिंग है। जब तुम्हें दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो इस सेक्टर को बढ़ोतरी दो ना, है ना। वहीं पे देखो इंडस्ट्री सेक्टर से भी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है एग्रीकल्चर से ज्यादा, लेकिन लोग सिर्फ 25% है इसके अंदर, इसीलिए हम पीछे हैं। अब चाइना को देखो, सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में है सर? सबसे ज्यादा लोग हैं सर्विस सेक्टर में 46%, और ग्रोथ भी देखो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर से आती है, 52% की ग्रोथ आती है सर्विसेज से। इसीलिए चाइना आगे है। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है उस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जिस सेक्टर में सबसे कम ग्रोथ है, देखो एग्रीकल्चर में सबसे कम, लोग भी सबसे कम एग्रीकल्चर में ही है। समझ रहे हो? तो बहुत अच्छे तरीके से एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को सही सेक्टर में बांटा हुआ है। पाकिस्तान में भी इंडिया वाला हाल है, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ही है। एग्रीकल्चर में क्यों है? क्योंकि पहले से चला आ रहा है काम, वही प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, लोग उतने हैं नहीं उस सेक्टर में। तो सेम इंडिया वाला हाल है। देखो लिखा हुआ है इन द लास्ट 5 डिकेड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन ऑल द 3 कंट्रीज हैज डिक्लाइंड। बोल रहा है हर ही देश में, तीनों ही कंट्रीज में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का गिरा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो चाइना का डबल डिजिट ग्रोथ रेट है, चाइना का ग्रोथ रेट बहुत तगड़ा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेकिन फिर धीरे धीरे गिरने लगा। इंडिया पाकिस्तान में भी यही है, राइट। सर्विस सेक्टर की बात करें तो चाइना ने अपना बढ़िया ग्रोथ रेट मेंटेन करा हुआ है, जबकि पॉजिटिव ग्रोथ है इंडिया के सर्विस सेक्टर में। इंडिया में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट ही सर्विस सेक्टर में है बच्चों, परफेक्ट, इसको ध्यान रखना। अब आ रहे हैं हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? ये बेसिकली ओवरऑल ह्यूमन के डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, सारे ही इंडिकेटर्स में सबसे आगे आपको चाइना देखने को मिलेगा और सबसे पीछे आपको मोस्टली पाकिस्तान देखने को मिलेगा। यानी हर इंडिकेटर में चाइना सबसे ऊपर, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, जो हम नॉर्मली भी देखते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले सर क्या ये हमें याद करने हैं बच्चों? डेटा नहीं याद करना, ये याद करने हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि तीनों को कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ 6 इंडिकेटर्स, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रैंक होती है बच्चों कि ह्यूमन डेवलपमेंट में पूरे देश में क्या, किस जगह पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इंडिया है 0.64 ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में, चाइना 0.76, पाकिस्तान 0.55। परसेंटेज वाइज बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में 64% लगभग इंडिया। ये बेसिकली 0.64 इसलिए है क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में दिखाता है। 1 का मतलब सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट, 0 का मतलब बिल्कुल ही ह्यूमन डेवलपमेंट ही नहीं है।
तो इंडिया में 0.6, ठीक है, चाइना में 0.76 और पाकिस्तान में 0.55। तो सबसे बढ़िया ह्यूमन डेवलपमेंट चाइना में ही देखने को मिल रहा है। अब रैंक वाइज बात करें तो अगर हम रैंक में देखें कौन सा देश, अब देखो चाइना में जब सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है तो उसकी रैंक भी बढ़िया होगी। चाइना की रैंक है 87, हमारी रैंक आती है 130, यानी हमारे से आगे 129 कंट्रीज और हैं। पाकिस्तान की रैंक आती है 154, यानी 153 कंट्रीज पाकिस्तान से भी आगे हैं अभी ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ध्यान रखना चाइना सबसे आगे है, ठीक है जी। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि एवरेज लाइफ क्या है, इंडिया में एवरेज है बेटा 69.7, मतलब 70 साल लगभग मान लो। चाइना सबसे आगे है फिर से 76 की एवरेज एज, और पाकिस्तान सबसे पीछे है 67। चाइना में सबसे बेटर क्यों है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज बेसिस पे इंसान इतना ज्यादा क्यों जी रहा है? बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, फूड काफी प्रॉपर है उनका, हमारी तरह मिलावट नहीं करने देते, काफी कंट्रोल है सरकार का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मैटर करती हैं बच्चों। उसके बाद मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन की बात कर रहा है प्रॉपरली, कहाँ पे हमें एजुकेशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है? तो देखो चाइना में 8.1%, 15 साल या इससे ऊपर तक एजुकेशन डेवलपमेंट जो है चाइना में सबसे अच्छा है। तो ध्यान रखना मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, शिक्षा पे भी सबसे ज्यादा ध्यान चाइना दे रहा है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। जीएनपी पर कैपिटा, जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हम बात करें एक तरीके से नेशनल इनकम की बात कर रहा है, राइट। अब देखो बच्चों, हमारे देश में अलग करेंसी में कैलकुलेट होती है, चाइना में अलग करेंसी में कैलकुलेट होती है, पाकिस्तान में अलग करेंसी में कैलकुलेट होती है। तो हम उस सबको जब डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो पीपीपी यहां पे इसका मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी यूएस डॉलर की टर्म्स में हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं। तो चाइना में देखो कितना जबरदस्त, चाइना सबसे आगे, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, हमेशा की तरह। तो चाइना में जीएनपी भी सबसे ज्यादा है। गरीबी, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें तो चाइना में देखो 1.7% मात्र, यानी गरीबी तो ऑलमोस्ट खत्म। इंडिया में देखो 21%, पाकिस्तान में 24%। तो फिर से चाइना में गरीबी सबसे कम, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। उसके बाद बच्चों इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कितने ऐसे बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल से पहले पहले। अब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज का बहुत बड़ा रोल है, जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी उतना बढ़िया वहां पे कंट्रोल रहेगा डेथ्स पे, जितनी खराब मेडिकल फैसिलिटी उतनी ज्यादा डेथ्स। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखो चाइना में सबसे कम, बहुत ही कम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 7.4, 1000 बच्चों में सिर्फ 7 ही बच्चे हैं जिनकी डेथ हो रही है 1 साल से पहले। इंडिया में 29, लगभग 30, पाकिस्तान में 57, बहुत पुअर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है पाकिस्तान का। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है बच्चों? जहां पे बच्चे को जन्म देते हुए माँ की डेथ हो जाए, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो देखो चाइना में सबसे कम है फिर से, क्योंकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। इसके बाद साफ सुथरा, सैनिटेशन का ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो देखो चाइना में 75% जनसंख्या साफ सुथरी चीजों का ध्यान रखती है, इंडिया और पाकिस्तान सेम है। अच्छा पानी कितने परसेंट जनसंख्या को मिल रहा है? तो चाइना में 96% को अच्छा पानी मिल रहा है, देन इंडिया में 93 को, देन पाकिस्तान में 91 को। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, अंडर नरिश्ड का मतलब कि जहां पे बच्चों को नरिशमेंट नहीं है, जहां बच्चे बेचारे कमजोर से हैं, बोलते हैं ना अरे ये बेचारा बच्चा, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, अंडर नरिश्ड। तो अंडर नरिश्ड में देखो चाइना में सिर्फ 8.1%, वहीं इंडिया में 37.9, वहीं पाकिस्तान में 37.6। तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे ज्यादा हालत खराब इंडिया की है, ध्यान रखना। पाकिस्तान में थोड़ी सी कमी है, इंडिया यहाँ पे पीछे रह गया। तो अंडर नरिशमेंट इंडिया में ज्यादा है। ध्यान रखना है बच्चों ये इंडिकेटर्स। अब देखो मेजॉरिटी में चाइना सबसे बढ़िया, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सब यहाँ पे लिख दी गई हैं, जल्दी जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस आ गया, इंडिया का इंडिपेंडेंस आ गया।
ये हमने सब देख ली। डेट्स मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से डेट्स आ जाती है। तो दोनों देशों का इंडिपेंडेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइना हो गया, 5 ईयर प्लान देखो 51, 53, 56, GLF 58, प्रोलेटेरियन 65, नेशनलाइजेशन, सिविल वॉर, रिफॉर्म्स 78, 88, 91, वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में कब आई? 1979 में। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने कब खत्म करी? 2015। ठीक हो गया बच्चों जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया चाइना पाकिस्तान, और इसके साथ ही हमारा इंडियन इको भी समाप्त हो जाता है। पूरा बिजनेस स्टडीज खत्म, पूरा इकोनॉमिक्स खत्म, अब बारी अकाउंट्स की। तो मिलेंगे रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ और शेयर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।